सो लास्ट वीडियो में हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, किस तरीके के आउटपुट्स, इनपुट्स एंड प्रोसेसेस उसमें यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें मेनली आयरन एंड स्टील प्लांट्स देखने मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में। और हमने उसके बाद दो मेन सिटीज़ भी डिस्कस की, एक जमशेदपुर जो कि इंडिया में है और दूसरा हमने पिट्सबर्ग का डिस्कशन किया जो कि यूएसए में है। तो ये दो जो जगहें हैं ये बहुत ही मेन cities माने जाते हैं iron and steel industry के perspective. So now in this video, like we discussed about the iron and steel industry, we are going to discuss about the cotton textile industry, right? So जो cotton textile industry है, ये भी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, ये भी मेजर इंडस्ट्रीज में से एक है। हमने पढ़ा था कि मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो पहला था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने कर लिया डिस्कस एंड अब हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वीविंग क्लोथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट, मतलब कि जिस तरीके से हम यार्न से, जिसे सूत कहते हैं, जिसे धागा कहते हैं, उससे जब हम क्लोथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, तो इस टेक्निक को, इस आर्ट को हम बहुत पुराना कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही काफी टाइम से चला आ रहा है। तो पुराने समय से कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स, तो ये सभी चीजें जो हैं ये कपड़ा बनाने के काम आती हैं, राइट। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको हम रॉ मटेरियल के बेसिस पर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि हम अगर रॉ मटेरियल के बेसिस पे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल क्या होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो जो यार्न होता है, जो फैब्रिक फाइबर्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, ठीक है। तो इसके रॉ मटेरियल क्या है, फाइबर्स आर दी रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अब क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, फाइबर, तो फाइबर के बेसिस पे अगर हम देखें, रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखें तो हम दो तरीके से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे बांट सकते हैं। पहला है नेचुरल और दूसरा है मैन मेड। तो ये दो तरीके के हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांट सकते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, जो कि हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, जैसे हम नहीं बना रहे खुद से। जैसे कि वूल, अब वूल क्या होता है कि जैसे जानवर होते हैं, जानवर के जो बाल होते हैं, जैसे शिप के हेयर्स हो गए, तो उनको काट के हम वूल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जानवर के जो हेयर्स होते हैं उनको यूज करके हम ऊन बनाते हैं, वूल बनाते हैं। अब जानवरों के बाल बनाने में हमारा तो कोई हाथ नहीं है ना, वो तो नेचुरली उगता है, वो तो जानवर है, नेचर का दिया हुआ है। इसी तरीके से सिल्क, सिल्क भी इंसानों नहीं बनाते। सिल्क कैसे बनता है, जो सिल्क मॉथ होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, वो सिल्क मॉथ बनने से पहले अपने चारों तरफ एक कवरिंग कर देते हैं जिसे हम कुकून कहते हैं, और उस कवरिंग को यूज करके सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। देखो जो सिल्क वॉर्म होता है ना, वो क्या करता है, जब पैदा होता है तो वो बहुत टाइम तक बस खाता जाता है, खाता जाता है, और कुछ टाइम के बाद क्या करता है, जब उसका एक तरीके से पेट भर जाता है, वो धीरे धीरे करके क्या करता है, अपने चारों तरफ इस तरीके से एक सर्कुलर कवरिंग करने लगता है। तो वो अपने ही सलाइवा वगैरह को यूज करके इस कवरिंग को अपने चारों तरफ बनाता है, बुनता है। जैसे स्पाइडर अपना जाल बनाती है ना, वैसे ही जो सिल्क वॉर्म है वो अपने चारों तरफ इस तरीके से इस कवरिंग को बनाता है, और ये एकदम व्हाइट, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा कॉटन की बॉल जैसा लगता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या करता है, जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क मॉथ बनता है। देखो सिल्क मॉथ एकदम बटरफ्लाई की तरह होता है, तो ये होता है एकदम कैटरपिलर की तरह, सिल्क वॉर्म एकदम कीड़ा होता है। जैसे कि बटरफ्लाई क्या होती है, वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है। इसी तरीके से सिल्क वॉर्म भी क्या होता है, पहले सिल्क वॉर्म होता है, उसके बाद वो सिल्क मॉथ बनता है, मतलब एक तरीके से बटरफ्लाई बनता है। तो वो ये काम इस कुकून के अंदर रह के करता है। तो इस ये जो इसकी आउटर कवरिंग हुई, इसको हम कुकून कहते हैं, और इसको यूज करके हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो नेचुरली ये ऑब्टेन हो रहा है, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं, ठीक है। इसी तरीके से कॉटन, कॉटन का तो पौधा लगता है और जो कॉटन बॉल्स हैं वो फूटती हैं और फिर उसमें से कॉटन को चुना जाता है, तो ये भी पेड़ पे उगता है। जो लाइनेन होता है वो भी पौधे से निकाला जाता है। इस जो फ्लैक्सीड होते हैं ना, जो फ्लैक्स का पौधा होता है जिसे हिंदी में अलसी कहते हैं, तो उससे ये जो क्लोथ है वो बनाया जाता है। और जूट, जूट जिसे सन कहते हैं, तो इससे जैसे आपके गनी बैग्स वगैरह बनते हैं तो वो जूट से बनते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो नेचुरली ऑब्टेन की जा रही हैं। अब बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स की। तो मैन मेड फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं। इंसानों ने कुछ नेचुरल चीजें ली और उनमें अपनी कार्रवाई की, अपने मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेसेस डाले उन्होंने खुद से, इंसानों ने जो फाइबर्स बनाए उन्हें हम मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रेलिक रेयन, तो ये कुछ मैन मेड फाइबर्स के नाम थे
जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। सो 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले तक जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाथ के स्पिनिंग टेक्निक्स को यूज करके और हाथ के हैंडलूम्स को यूज करके बनाए जाते थे। स्पिनिंग टेक्निक मतलब कि जो सूत काता जाता है, जैसे चरखा हो गया, तो चरखा क्या है, स्पिनिंग व्हील कहते हैं उसको हम, तो वो हाथ से ऑपरेट किया जाता है और हाथ से उसको चलाकर धागा सूत जो है वो बनाया जाता है। और लूम क्या होते हैं, लूम ऐसे होते हैं जो कि उस धागे से कपड़ा बनाते हैं। तो 18th सेंचुरी से पहले जो कॉटन का क्लोथ है और कॉटन का जो यार्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ हैंड टेक्निक्स को यूज करके बनाया जा रहा था। बट फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, पावर लूम्स आ गए और उसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़े लेवल पे डेवलप करने लग गई। तो सबसे पहले जो पावर लूम्स हैं ये ब्रिटेन में आए और धीरे धीरे करके वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में ये पावर लूम्स फैल गए। पावर लूम्स मतलब, पावर मतलब बिजली के लिए हम पावर का इस्तेमाल करते हैं, और लूम्स मतलब ऐसी मशीन जिससे हम कपड़ा बना रहे हैं। तो कपड़े बनाने वाली ऐसी मशीन जिससे आप बिजली से चला सकते हो। तो पहले आप हाथ का इस्तेमाल करते थे और अब इसे बिजली से चलाया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें एकदम तेजी से ग्रोथ आने लग गई। तो आज अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं कॉटन टेक्सटाइल के। तो इंडिया में बहुत ही पुराने टाइम से क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल मतलब कि अच्छी क्वालिटी का कॉटन का कपड़ा जो है वो बनाया जा रहा है। सो ब्रिटिशर्स का इंडिया आने से पहले इंडिया के जो हैंड क्लोथ्स थे, मतलब जो कॉटन क्लोथ्स इंडिया में बनते थे, उनके लिए काफी अच्छी मार्केट थी, काफी ज्यादा डिमांड थी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में। द मुस्लिन ऑफ ढाका, ढाका का जो मुस्लिन था, तो ढाका पहले तो इंडिया का ही पार्ट था, अभी वो बांग्लादेश की कैपिटल है, बट पहले तो बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था। तो ढाका का जो मुस्लिन कपड़ा था, छिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम से जो कपड़ा आता था उसको छिन्स कहते थे। कैलिकोज ऑफ कैलिकट, तो कैलिकट का जो कपड़ा होता था उसे कैलिकोज कहते थे। एंड गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। तो ये जो है अलग अलग आपको कपड़े के नाम बताए गए जो कि इंडिया में बनते थे और बहुत ही ज्यादा फेमस थे, बहुत ही ज्यादा डिमांड थी इनकी वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया में क्या होता था, इंडिया में हाथ से ही कपड़े को बुना जाता था, बट क्योंकि हाथ से काम किया जा रहा है तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, मतलब महंगा रहता था, पैसा लगता था और टाइम कंज्यूमिंग भी लगता था। अब कोई काम अगर मशीन से होगा तो वो जल्दी होगा, और वहीं अगर कोई काम हाथ से होगा तो वो थोड़ा स्लो होगा। तो इंडिया के जो क्लोथ्स बनते थे वो हैंड वोवन रहते थे, मतलब कि हाथ से बुने जाते थे, और एक्सपेंसिव, महंगे रहते थे, ज्यादा टाइम कंज्यूम करते थे। इसीलिए इंडिया की जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वेस्ट से आने वाले, वेस्ट मतलब ये जो ब्रिटेन वगैरह में जो पावर लूम्स चली थी, जो बिजली से चलने वाली लूम्स का इस्तेमाल होने लगा था वहां पे, तो वहां के बनाए हुए कपड़ों से यहाँ का इंडिया का जो मार्केट है वो, इंडिया की जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया में काम महंगा हो रहा था। इंडिया में ये लोग बहुत ज्यादा टाइम भी लगा रहे थे क्योंकि सब कोई काम हाथ से हो रहा है। वही जो ब्रिटेन वगैरह में जहाँ पे पावर लूम्स यूज कर रहे थे वहां पे क्योंकि मशीनें यूज हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता था, सस्ता गुड रहता था, जल्दी बन जाता था और क्वालिटी भी सही रहती थी, अच्छी रहती थी। 1854 में इंडिया में सबसे पहली बार मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो है वो स्टैब्लिश। मैकेनाइज मतलब कि यहाँ पे अब जो पावर लूम्स वगैरह हैं वो स्टैब्लिश हुए, मतलब इन इंडस्ट्रीज में जो है हाथ से अब काम नहीं होगा, मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी। तो 1854 में पहली ऐसी टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश हुई जिसमें कि हाथ से काम नहीं होने वाला था बल्कि मशीनों से होता, मतलब पावर लूम से। अब मुंबई को ही क्यों चुना गया, मुंबई में ही सबसे पहला जो कॉटन मिल का प्लांट है वो क्यों लगा? द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of industry in the region। तो मुंबई के पास ही देखो पोर्ट था, मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे ही तो है, तो मुंबई के यहाँ पोर्ट था, आसानी से अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो जो कपड़ा बनाया जाएगा उसको आसानी से दूसरे देशों तक पहुंचा दिया जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो जाएगा। और मुंबई मतलब महाराष्ट्र में कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है, वहां पे ब्लैक सॉइल है और ब्लैक सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल रहती है कॉटन की खेती के लिए, इसीलिए वो एक ऐसे एरिया में था जहाँ पे रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है। वहीं पे जो क्लाइमेट है, वार्म है, मॉइस्ट है, वो भी कॉटन की खेती के लिए अच्छा है और इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ यहाँ का लेबर जो है वो भी स्किल्ड है, मतलब लेबर भी आसानी से इन लोग को मिल जाता अगर, क्योंकि मुंबई में
स्टैब्लिश करने के इतने सारे फायदे थे, तो इसीलिए मुंबई में जो प्लांट है वो लगाया गया। तो अब आप इसको वापस से कनेक्ट कर सकते हो जो हमने लोकेशन वाले फैक्टर्स पढ़े थे। तो शुरुआत में क्या था, ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही बहुत ज्यादा फैली, मतलब कि डेवलप हुई, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात जो है यहाँ पे कॉटन की खेती के लिए बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट है। बट अगर हम आज की बात करें तो ह्यूमिडिटी जो है उसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, मतलब कि आप हवा में जो नमी है उसको एक पर्टिकुलर जगह पे कंट्रोल कर सकते हो, कि जैसे आप एक रूम वगैरह बना दो या इस तरह की कंडीशन मैन्युअली क्रिएट कर दो जो कि एक खेती के लिए सूटेबल हो। और जो प्योर कॉटन होती है वो ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है कि जो खराब हो जाए। देखो कॉटन इतनी जल्दी ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई सड़ जाएगा, गल जाएगा फ्रूट वगैरह की तरह, और ना ही ऐसा है कि टाइम टू टाइम उसका जो वेट है या उसमें कुछ नुकसान आएगा, कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर आप उसको लंबी जगहों पे ट्रांसपोर्ट भी करते हो तो कॉटन की क्वालिटी में, उसके वेट में या फिर उसकी जो खराबी उसमें कुछ नहीं आएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात से दूसरे जगहों पर भी इंडिया में ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फैलने लग गई, मतलब कि लोग दूसरी जगहों पे भी, इंडिया के दूसरे स्टेट्स में भी मिल को स्टैब्लिश करने लग गए। कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के, अगर हम इंडिया में बात करें। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। तो जिस तरीके से हमने जमशेदपुर और पिट्सबर्ग के बारे में पढ़ा था जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर थे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के, इसी तरीके से अहमदाबाद जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। तो जो अहमदाबाद है ये गुजरात में है और ये साबरमती रिवर के पास सिचुएटेड है। अहमदाबाद में सबसे पहली जो मिल स्टैब्लिश हुई थी वो 1861 में हुई थी, और धीरे धीरे करके ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का। मतलब पहली सबसे बड़ी टेक्सटाइल जो सिटी थी वो थी मुंबई, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अहमदाबाद बन गया। अहमदाबाद वॉज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और इसीलिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया। अब मैनचेस्टर क्यों कहा गया, क्योंकि इंग्लैंड में जो सिटी है मैनचेस्टर, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है कॉटन मिल्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉटन मिल्स सिचुएटेड थी, इसीलिए इंडिया में अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर कहा जाने लग गया। अब यहाँ पे भी क्या है, बहुत ही ज्यादा फेवरेबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सूटेबल हो जाता है कि आप यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर पाओ। अहमदाबाद जो है वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास सिचुएटेड है, इसीलिए यहाँ पे इजीली आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो सकती है। क्लाइमेट जो है वो भी आइडल है, इसीलिए यहाँ पे स्पिनिंग एंड वीविंग भी आसानी से हो जाती है। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। अब जो अहमदाबाद है वहां पे फ्लैट टेरेन है, मतलब जो जमीन है वो समतल है, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड जो है जमीन भी आसानी से मिल जाती है, और इसीलिए आप वहां पे आसानी से जो इंडस्ट्रीज है वो सेटअप कर सकते हो। जो अहमदाबाद है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नंबर में लोग रहते हैं, पॉपुलेशन अच्छी खासी रहती है, और गुजरात और महाराष्ट्र के दूसरी जगहों पे भी काफी अच्छे से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। तो अहमदाबाद में इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कराने का ये फायदा होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर हैं वो अहमदाबाद की मिल्स को आराम से मिल जाएंगे। और रोड और रेलवे जो नेटवर्क हैं ये भी काफी अच्छे से डेवलप्ड हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल को इंडिया के दूसरे पार्ट में आसानी से भेजा जा सकता है, और मार्केट की एक्सेस जो है इसी वजह से आसान हो जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए तो मार्केट की एक्सेस आसान हो ही जाती है। और अहमदाबाद को मुंबई के पोर्ट की फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, क्योंकि मुंबई पोर्ट जो है वो पास ही में है, और जहां से अहमदाबाद की मिल्स जो है वो आसानी से बाहर के देशों से बड़ी बड़ी जो मशीनरी हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए वो मंगा सकती हैं, और साथ ही साथ कॉटन टेक्सटाइल को इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि मतलब देश के दूसरे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे नई नई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो सेटअप होने लगी हैं, और इसी कारण से काफी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं अहमदाबाद की वो बंद होती जा रही हैं। अब एक कारण ये भी है अहमदाबाद की इंडस्ट्रीज का बंद होने का, वो ये है कि यहाँ की जो मशीनें हैं उनका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो नई नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है वो
इंपोर्ट नहीं की जा रही है, और ये कारण भी है अहमदाबाद में इंडस्ट्रीज का, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनका कम होने का। अब बात करते हैं ओसाका की, जो कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, बट ओसाका जो सिटी है ये जापान की है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ जापान। अब किसी भी सिटी में अगर कोई इंडस्ट्री की सेटअप हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो जो सिटी है वो उसको फेवरेबल कुछ ना कुछ ऐसे फायदे दे रही होगी, एडवांटेजेस दे रही होगी, जिसकी वजह से ये आसान हो जा रहा है कि वहां पे उस इंडस्ट्री की सेटअप हो सके। ये हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी पढ़ा कि किस तरीके से जमशेदपुर जो है वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी थी, कोल फील्ड्स पास में थे, आयरन ओर्स पास में था, मार्केट पास में था, रिवर पास में थी, और इसी तरीके से पिट्सबर्ग में भी जो ग्रेट लेक्स थे वो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, वहां पे मार्केट अच्छा था। मतलब एक तरीके से ओवरऑल एडवांटेज होती है इन सिटीज में, तभी जाके ये सिटीज किसी चीज का, किसी भी इंडस्ट्री का सेंटर बनती हैं। तो बाकी सिटीज की तरह भी ओसाका भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी सारे फेवरेबल फैक्टर्स देती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आसान हो पाया कि यहाँ पे टेक्सटाइल की मिल्स को सेटअप किया जा सके। पहला तो यह है कि ओसाका में एक्सटेंसिव प्लेन है, वही समतल जमीनें हैं, जिनकी वजह से लैंड की अवेलेबिलिटी आसान हो जाती है, जहाँ पे कॉटन मिल्स का स्टैब्लिश करना आसान हो जाता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि सूटेबल है स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए। स्पिनिंग मतलब जिससे धागा बनाया जाता है यार्न, और वीविंग मतलब जिससे कपड़ा बनाया जाता है जिस प्रोसेस से। जो रिवर योडो है ये वाटर सप्लाईज जो है उसको फुलफिल करता है, वाटर की जो जरूरतें हैं। यहाँ पे लेबर भी इजीली अवेलेबल है। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल। तो जो ओसाका है इसके पास ही पोर्ट्स भी हैं, और जिनसे क्या होता है कि ये लोग रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल क्या है इनका, रॉ कॉटन, जो कॉटन होती है उसको ये लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको वीव करके, उसको स्पिन करके कपड़े को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, तो पोर्ट जो है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका में वो कंप्लीटली डिपेंड करती है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। अब हमने अहमदाबाद की कहानी पढ़ी, उसमें हमने देखा कि गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन अच्छे लेवल पे ग्रो होती है, वहां पे सूटेबल क्लाइमेट है कॉटन की ग्रोथ के लिए। तो वहां पे जो कॉटन है वो वहीं उगाया जाता है, अहमदाबाद के आसपास वाले इलाकों में उगाया जाता है, हम किसी दूसरे देश से कॉटन इंपोर्ट नहीं करते। बट ओसाका में क्या होता है कि कॉटन को इंपोर्ट किया जाता है, उसे स्पिन किया जाता है, वीव किया जाता है, बाद में कपड़ा बना के वापस दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पिनिंग वीविंग ये सब होता है, कोई कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। ज्यादातर कॉटन इंपोर्ट होती है। कॉटन जो है वो कहाँ कहाँ से इंपोर्ट होती है, इजिप्ट से, इंडिया, चाइना एंड यूएस। तो मेनली इन कंट्रीज से कॉटन को इंपोर्ट किया जाता है ओसाका में। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कि जो आपका प्रॉपर कपड़ा बन के निकलेगा उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और ओसाका के जो कपड़े हैं उनको अच्छी मार्केट मिली हुई है, अच्छी डिमांड है मार्केट में, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और लो प्राइस भी है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोग इनकी डिमांड करते हैं। अब वैसे तो आज के टाइम की इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज में से एक है ओसाका। मतलब अगर हम जापान की बात करें तो ओसाका जो है जापान की इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज में से एक है। बट अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो ओसाका है इसमें दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी ज्यादा डेवलप करने लगी हैं। मतलब कि ओसाका में कॉटन टेक्सटाइल का जो काम है वो थोड़ा कम पड़ गया है, और जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं वो उसको रिप्लेस कर रही हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं अब वो ज्यादा से ज्यादा ओसाका में देखने मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको वर्ड ओरिजिन दिया हुआ है, हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, तो टेक्सटाइल ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेक्सर से आया है, जिसका मतलब है वीव, बुनना। तो टेक्सर का मतलब होता है बुनना, तो टेक्सटाइल वर्ड इस वर्ड टेक्सर से निकल कर आया है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता इन 1880 बट इट क्लोज्ड डाउन आफ्टर सम टाइम। जो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, मिल थी हमारे देश में, वो कोलकाता में फोर्ट ग्लॉस्टर के पास 1880 में स्टैब्लिश की गई थी, बट वो जल्दी ही बंद हो गई थी, वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई थी, राइट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है लगभग इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका लगभग 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा जो है उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जितना भी प्रोडक्शन है उसे ज्यादातर मतलब 1/3 उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और बाकी को हम अपने देश में यूज करते हैं। तो इसके साथ हमने इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और अलग अलग जो सिटीज थी उनके बारे में जाना। मेन दो इंडस्ट्रीज के बारे में हमने डिस्कशन की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इनके बारे में हमने काफी कुछ डिटेल में पढ़ा। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी,
ये हमारा खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा